हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर डिम्पल कुमारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ, जहां हम लोगों ने कल अपना चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को कंप्लीट किया था। ये कंप्लीट किया था और आज हमने कहा था कि इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसमें से एक आध टॉपिक का हमने एमसीक्यूज पहले ही कर रखा है और जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसी पर बेस्ट एमसीक्यूज आज सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, उन्हीं टॉपिक्स पे जो आधारित हैं उसी को सॉल्व करते हैं और आगे चलते हैं, जिसमें इस क्रम में हमारा पहला सवाल होगा, मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो समानता होता है। हमने जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड थे, यानी एक संकर क्रॉस था। उसके बाद से एक संकर क्रॉस के जितने भी अपवाद थे उसमें क्या था, अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और सह प्रभाविता यानी कोडोमिनेंस इत्यादि पे हमने क्वेश्चन देखे थे। यहाँ हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस से ये क्वेश्चन स्टार्ट है, यहीं से हमने जो टॉपिक्स किए थे उसके आगे ये है। ठीक है, तो इसमें पहला है डायहाइब्रिड क्रॉस से संबंधित है क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस में यानी कि द्विसंकर क्रॉस में जो F2 जनरेशन होता है यानी कि F2 जो पीढ़ी होती है उसके फेनोटाइपिक रेशियो सामान्यतः क्या होता है। यानी कि जो हमने डायहाइब्रिड क्रॉस देखा था उसका ये जो फिनोटाइप आया था तो फिनोटाइपिक रेशियो हमारा क्या था, क्या देखे थे, 9:3:3:1 यानी कि 9:3:3:1 यानी कि 1 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नियम का सबसे उपयुक्त आधार है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब स्वतंत्र अपविवन का, ये जो स्वतंत्र अपविवन नियम दिया गया था मेंडल के द्वारा उसका सबसे उपयुक्त आधार क्या है। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एक ही क्रोमोसोम पर जीन्स का होना, अलग अलग क्रोमोसोम पेयर्स का मियोसिस फर्स्ट में स्वतंत्र रूप से ओरिएंट होना, डीएनए रेप्लिकेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर का ना होना। तो हमने क्या देखा था, मेंडल का जो स्वतंत्र अपविवन नियम था उसमें हमने देखा था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं जिस पर क्रोमोसोम पे ही क्या रहते हैं, जीन्स रहते हैं, तो क्रोमोसोम के साथ साथ जीन्स का भी स्वतंत्र अपमिवन होता है जो मियोसिस के दौरान देखने को मिलता है। यहाँ मियोसिस फर्स्ट का भी नाम लिया है, यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है, उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, क्रोमोसोम का स्वतंत्र रूप से अपमिवन होता है और कोई भी जो जोड़ा होता है वह दूसरे जोड़े को इंटरफेयर नहीं करता, उसका अपना स्वतंत्र रूप से दोनों का जितने भी क्रोमोसोम के पेयर्स होते हैं उसका अस्वतंत्र अपविवन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट सवाल है कि डायहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन का जीनोटाइप यदि पेरेंट्स कैपिटल R और कैपिटल वाई हो और दूसरा पेरेंट स्मॉल आर और स्मॉल वाई हो तो क्या होगा। यानी कि डायहाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस जिसमें एक पेरेंट क्या है, कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, क्योंकि ये दो जीन को लेके दो लक्षण को लेके ये क्रॉस हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, द्विसंकर क्रॉस कह रहे हैं। ठीक है, द्विसंकर क्रॉस में दो पेरेंट्स के बीच में जब क्रॉसिंग हुई जिसमें से एक पेरेंट क्या था, कैपिटल वाई और दूसरा वाला है स्मॉल वाई। ठीक है, तो उसका F1 जनरेशन का जीनोटाइप क्या होगा, ये सवाल है। तो हमने पढ़ा था, देखा था, अगर सेम प्रकार के ये जीन है दोनों तो इसके जो गैमेट बनेंगे वो क्या बनेगा, एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा। इसमें भी कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे, एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा। और इन दोनों की जब क्रॉसिंग होगी, दोनों साथ में आएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा तो F1 पीढ़ी हमें प्राप्त होगी, F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। F1 पीढ़ी में क्या देखा था हमने, क्या देखा था, क्या बन जाएगा, जो ऑफ स्प्रिंग यानी कि जो प्रोजेनी बनेगी, जो संतति इसकी बनेगी उसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल R और कैपिटल वाई होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैपिटल R और कैपिटल वाई। तो 3 का थर्ड ऑप्शन होगा यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट सवाल है कि कैपिटल R और कैपिटल वाई जीनोटाइप वाला व्यक्ति कितने प्रकार के गैमेट्स बना सकता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका जीनोटाइप कैपिटल R और कैपिटल वाई है तो वैसे व्यक्ति में कितने प्रकार के
जीनोटाइप वाले गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बताया था गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, हमने क्या बताया था कि गैमेट्स बनाना हो तो सबसे पहले क्या देखेंगे, हेट्रोजाइगस देखेंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन देखेंगे कि जीन किस रूप में है। यहाँ पे हेट्रोजाइगस फॉर्म में है, ये भी हेट्रोजाइगस फॉर्म में है, तो जितना हेट्रोजाइगस होगा वह टू के पावर n का जो फॉर्मूला हमने बताया था, जहाँ n क्या है, हेट्रोजाइगस है, क्या है, हेट्रोजाइगस का नंबर है, हेट्रोजाइगस का नंबर होता है। तो यहाँ पे कितने हेट्रोजाइगस हैं, n बराबर 2 है ना, तो इसके 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, तो 2 गुने 2 यानी कि कितने प्रकार के गैमेट्स बन जाएंगे, 4 प्रकार के गैमेट्स बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ 2 हेट्रोजाइगस है तो 2 के पावर 2 हो गया, और 2 गुने 2 बराबर 4 गैमेट्स बनेंगे, 4 प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, तो हमारा 4 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट 5वां सवाल है हमारा कि कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई को अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई से क्रॉस करवाते हैं तो दोनों रिसेसिव ट्रेट वाले ऑफ स्प्रिंग का अनुपात क्या होगा, दोनों रिसेसिव ट्रेट वाले ऑफ स्प्रिंग का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को क्रॉसिंग करानी है, सेम से दोनों जीन के लिए जो हेट्रोजाइगस है उसकी क्रॉसिंग करानी है, तो ऐसी जो प्रोजेनी इनकी बनेगी उसमें से जो दोनों जीन यानी कि जो दोनों रिसेसिव ट्रेट वाला ऑफ स्प्रिंग, ऐसा संतति जिसमें दोनों जीन के रिसेसिव फॉर्म है, कौन सा हम देखे थे, आर कौन सा जीन था जी, यह क्या कर रहा था, आर क्या कर रहा था, बीज के शेप को क्या बना रहा था, राउंड बना रहा था, यानी कि गोल बना रहा था, जबकि वाई येलो कलर को क्या कर रहा था, उसको प्रदान कर रहा था सीड को। ठीक है, तो राउंड और येलो सीड, और राउंड और येलो सीड की जब हमने क्रॉसिंग कराई F1 पीढ़ी, याद रखना, याद अगर डायहेबिट क्रॉस याद आ रहा होगा तो F1 प्रोजेनी जो हमारी बनी थी यही थी। F1 प्रोजेनी को जब सेल्फिंग कराई गई थी तो उसके बाद से हमने 16 संततियों को बनते हुए देखा था, कितने संततियों को, 16, तब उसमें हमारा फेनोटाइपिक रेशियो आया था 9:3:3:1, यानी कि 16 टोटल थे, जिसमें से 9 क्या थे, गोल और पीले थे, 3 क्या थे, गोल और हरे थे, 3 और क्या थे, झुर्रीदार और पीले और झुर्रीदार थे, और एक जो था वह क्या था, झुर्रीदार और हरा था। यानी कि इसमें पूछ रहा है स्मॉल आर और स्मॉल वाई दोनों जो जीन के जो रिसेसिव ट्रेट होंगे ऐसे को कंटेन करने वाले ऑफ स्प्रिंग की संख्या कितनी थी, तो एक था वो क्या था, झुर्रीदार था और हरा था, यानी कि दोनों रिसेसिव कैरेक्टर को लेके पैदा हो रहा था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/16, जैसे 9:3:3:1 है तो ये 16 हो गया ना, तो 16 में से कितना बन रहा था, एक जो था जो दोनों रिसेसिव ट्रेट के साथ पैदा हुआ था, तो हमारा आंसर 1/16 हो जाएगा। तो 5 का हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, 1/16। कलर विजिबल है ना, कलर चेंज करते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल हमारा है कि डायहेब्रिड टेस्ट क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो सामान्यतः होता है। ये थोड़ा बड़ा इंग्लिश है, कहीं कहीं इंग्लिश में दिया गया है, इसको देख के घबराना नहीं है, हम लोग सब कुछ पढ़ लिए हैं और सारी चीजों को समझ लिए हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये कह रहा है 6 नंबर सवाल कि डायहेब्रिड टेस्ट क्रॉस में जो होता है वह फिनोटाइपिक रेशियो सामान्यतः कैसा आता है, कैसा आया। हमने टेस्ट क्रॉस देखा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए टेस्ट क्रॉस देखा था। ठीक है, टेस्ट क्रॉस क्या था, किसी ऑफ स्प्रिंग का जो डोमिनेंट था उसका फिनोटाइप जीनोटाइप जानने के लिए टेस्ट क्रॉस कराया गया था। कैसे कराया गया था, F1 प्रोजेनी में, F2 में, जो जिसका हमें जीनोटाइप जानना था, जीनी प्ररूप जानना था, उसको हमने रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया था। टेस्ट क्रॉस में ही ना था, परीक्षार्थ जो संकलन था उसमें क्या था, F2 पीढ़ी का जो डोमिनेंट कैरेक्टर वाला जो संतति था उसका जीनोटाइप जिसका जानना था उसको हमने क्या कर दिया था, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाया था। ठीक है, तो हमारा उसमें 1:1 रेशियो आया था। ठीक है, 1:1 रेशियो आया था। एक कंडीशन में क्या था, सभी के सभी जो कैपिटल टी, जैसे हमने टेस्ट क्रॉस किया था तो एक टेस्ट क्रॉस ऐसा किया था, ऐसी प्रोजेनी थी जिसका हमें जीनोटाइप जानना था, तो उसको हमने किससे करवाया था क्रॉस, तो ड्वार्फ
जो रिसेसिव पेरेंट था उससे करवाया था। तो हमने देखा था कि यहाँ दो प्रकार के क्या बन रहे थे, गैमेट्स बन रहे थे, यहाँ पे एक प्रकार का। तो जो बना, जो ऑफ स्प्रिंग बने उसमें दो प्रकार के ही बने, एक टॉल बना, क्या बना, एक टॉल बना, एक क्या बना, ड्वार्फ बना, ठीक है, यानी कि लंबा और ड्वार्फ बना। तो यह इसका रेशियो क्या आया था, 1:1, एक रेशियो 1:1 आया था, ठीक है। तो वैसे ही ये डायहाइब्रिड का क्रॉस है, तो ये क्या हो जाएगा, 1:1, एक मोनो। डायहाइब्रिड में हमने बताया था, डायहाइब्रिड यानी कि 2 बार मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना। डायहाइब्रिड का मतलब 2 बार मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट रेशियो जो है, टेस्ट क्रॉस का रेशियो हमारा 1:1 आ रहा है, तो एक और ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 1:1:1:1 हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 6 का डी हो जाएगा, ठीक है। 1:1:1:1 डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में फेनोटाइपिक रेशियो ये हमारा आएगा, ठीक है। इसके बाद से हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि टेस्ट क्रॉस का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी जो परीक्षार्थ संकलन किए गए थे उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या था मुख्य उद्देश्य। सबसे पहले कि डोमिनेंट फेनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप ज्ञात करना, केवल रिसेसिव फेनोटाइप उत्पन्न करना, म्यूटेशन उत्पन्न करना, क्रोमोसोम नंबर बढ़ाना। तो टेस्ट क्रॉस करने का मकसद क्या था कि जो डोमिनेंट फेनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म है, यानी कि संतति है, जो जीव है, उसका हमें जीनोटाइप ज्ञात करना था, उसके लिए टेस्ट क्रॉस कराया गया था, ठीक है। तो 7 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 7 का ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे, यह है कि यदि कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी को स्मॉल ए और स्मॉल बी से क्रॉस किया जाए और जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करे तो ऑफ स्प्रिंग का रेशियो क्या होगा। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करें यानी कि इन जीनों का स्वतंत्र अपविवन हो तो रेशियो क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, इसको क्रॉस करके देखेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस करके यहाँ देखते हैं। क्रॉस करके इसको देखते हैं। क्रॉस में क्या पूछ रहा है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी को टेस्ट करना है, क्रॉस कराना है स्मॉल ए और स्मॉल बी से, ठीक है। तो यहाँ पे कितने प्रकार के क्या बनेंगे, गैमेट्स कितने प्रकार के बनेंगे, तो हमारे यहाँ पे 2 हेटेरोजाइगस है तो 4 प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स बनाने की प्रक्रिया हमने देखी थी, कैसे देखी थी, ए है, एक बार किसके साथ जाएगा जी, कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ जाएगा, उसी में स्मॉल ए है वो भी किसके साथ जाएगा, एक बार कैपिटल बी के साथ जाएगा और स्मॉल बी के साथ जाएगा। तो कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी बनेंगे, ये 4 प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। अगर चारों प्रकार के गैमेट्स को हम लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा, ये 4 प्रकार के गैमेट इसके बन गए, इसका गैमेट बनेगा ए बी। तो सबके साथ अगर हम इसको गैमेट्स बन गए, इनका फर्टिलाइजेशन अगर कराया जाए तो क्या होगा, जो प्रोजेनी बनेगी उसका जीनोटाइप क्या होगा, क्या हो रहा है, जो प्रोजेनी बनेगी उसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी, ये 4 प्रकार की प्रोजेनी बनेगी। अब क्वेश्चन कर रहा है कि अगर ये जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करें तो ऑफ स्प्रिंग का रेशियो क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है ऑफ स्प्रिंग का रेशियो, बताओ ना क्या आ रहा है, ये भी टेस्ट क्रॉस के जैसा ही है, क्या है, यहाँ हमने टेस्ट क्रॉस करवाया था, टेस्ट क्रॉस में यह कोई डोमिनेंट है, इसका हमने क्या करा दिया, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया, तो उसी के रिजल्ट के अकॉर्डिंग इसका भी रिजल्ट आएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये और ये चारों जो जेनोटाइप मिल रहा है, 4 प्रकार के चारों जेनोटाइप है, कोई एक दूसरे से नहीं मैच कर रहा है, तो इसकी भी संख्या 1 है, इसकी भी संख्या 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1:1:1:1, यानी कि बी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो 8वां का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्न में से कौन मेंडल के लॉज का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है,
यानी कि मेंडल ने जो नियम दिए थे उनमें से कौन मेंडल के नियम को नहीं फॉलो करता है, कहने का मतलब ये भी हो जाएगा। तो पहले में है सेग्रीगेशन, यानी कि बोलो सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण, पृथक्करण, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अपव्यवन, ठीक है। डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता, प्रभाविता का नियम, और लिंकेज यानी कि सहलग्नता का नियम। यह सहलग्नता क्या करती है, मेंडल के द्वारा नहीं दी गई थी, यह मेंडल के किस जो नियम दिया गया था स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, उसका यह अपवाद है, स्वतंत्र अपव्यवन का अपवाद है। तो निम्न में से कौन मेंडल के लॉ का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, लिंकेज। लिंकेज मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करता है। किस लॉ को, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के स्वतंत्र अपव्यवन लॉ को यह फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो 9 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। इसके बाद से 10वां क्वेश्चन है कि यदि किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी और स्मॉल सी है, तो वह अधिकतम कितने प्रकार के गैमेट्स बना सकता है। तो यह भी गैमेट पे बेस्ड है। गैमेट के बारे में आपको पता है कि कितने प्रकार के गैमेट बन रहे थे, हेटेरोजाइगस जितने रहेंगे उतना 2 टू द पावर उतना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितने हेटेरोजाइगस हैं, कितने हेटेरोजाइगस हैं जी, 3 है। तो यानी कि n बराबर 3 है, 2 के पावर n। गैमेट की संख्या, गैमेट की संख्या किससे, इस फॉर्मूले से निकाली जाती है, 2 के पावर 3 हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 8 गैमेट बनेंगे। अधिकतम कितने प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, यहाँ पे ये ट्राई हाइब्रिड हो गया, एक जीन के 2 ट्रेट, इस जीन के 2 एलील, इस जीन के 2 एलील, ठीक है। तो 3 जीन के वह तीनों जीन हेटेरोजाइगस रूप में है, तो यह कितने अधिकतम कितने प्रकार के गैमेट्स को बनाएगा, तो अधिकतम 8 प्रकार के गैमेट्स को बनाएगा। तो 10 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है कि क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशागति का क्रोमोजोमवाद या वंशागति का क्रोमोजोमल सिद्धांत किसने दिया था, किसने प्रस्तावित किया था, तो क्या था नाम, शटन एंड बोवेरी थे, ठीक है। 11 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, शटन एंड बोवेरी, ठीक है। शटन और बोवेरी के अनुसार क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, केवल प्रोटीन से बने होते हैं, हेरेडिटरी फैक्टर्स के वाहक होते हैं, केवल आरएनए रखते हैं, केवल सेल डिवीजन में कार्य करते हैं। तो शटन और बोवेरी ने क्या बताया था कि क्रोमोजोम्स ही वो होते हैं जो कारक को ढोके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लेके जाते हैं, यानी कि हेरिडेटरी फैक्टर्स यानी कि वही कारक, मेंडल ने क्या कहा था, फैक्टर कहा था, हेरिडेटरी यानी कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाते हैं। तो यह आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्रोमोजोम हेरिडेटरी फैक्टर्स का यानी कि कारक का वाहक होते हैं। शटन एंड बोवेरी ने यही बात बताई थी। तो 12 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मेंडल के फैक्टर्स और क्रोमोजोम्स के बीच समानता मुख्यतः किस प्रक्रिया में दिखाई देती है, यानी कि मेंडल ने जिसको फैक्टर बताया और शटन एंड बोवेरी ने जिसको क्रोमोजोम बताया, उस दोनों के बीच में समानता कहाँ दिखाई देती है, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, ट्रांसलेशन के दौरान, मियोसिस के दौरान या रेप्लिकेशन के दौरान। ये तीनों हमने पढ़ा नहीं है, सिर्फ मियोसिस ही है जिसमें उन्होंने क्या देखा था, शटन एंड बोवेरी ने क्या बताया था कि मियोसिस के दौरान जब कोशिका विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, उसके दौरान क्या होता है, क्रोमोजोम्स जाते हैं एक पेरेंट कोशिका से किसमें जाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। तो गैमेट्स जब बनती है पेरेंट सेल से, तो उसमें क्रोमोजोम्स जाते हैं पेरेंट से और अपने साथ साथ फैक्टर्स को, यानी कि मेंडल के जो कारक थे जिसको हमने बाद में जीन कहा, उसको भी लेके जाते हैं। तो ये 13 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि हमारा क्रोमोजोमल थ्योरी को एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट मुख्यतः किस वैज्ञानिक के काम से मिला, यानी कि शटन एंड बोवेरी ने क्रोमोजोमल थ्योरी दी थी। क्रोमोजोमल थ्योरी का जो सपोर्ट, एक कहें कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो था, वह किसके काम से सामने आया, मॉर्गन, डार्विन, लेमार्क या हर्शे। तो टीएच मॉर्गन थे जिन्होंने ड्रोसोफिला पे काम किया था, इन्होंने ही, इनके कार्य को ही इसके शटन एंड बोवेरी के क्रोमोजोमल सिद्धांत के एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूफ किया था, किसको, शटन एंड बोवेरी के सिद्धांत को, नियम को, ठीक है। तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। 15 है कि यदि 2 जीन्स एक ही क्रोमोजोम पर स्थित हों और साथ साथ इनहेरिटेंस की प्रवृत्ति दिखाएं, तो इसे कहते हैं।
क्या बोला, एक ही क्रोमोजोम हो और इस पे 2 जीन पास पास हो और साथ साथ इनहेरिटेंस दिखाएं। ये पेरेंट से प्रोजेनी में साथ साथ जा रहे हैं जीन, तो ऐसे इनहेरिटेंस की प्रवृत्ति को यानी कि ऐसे वंशावती को क्या कहते हैं, तो लिंकेज यानी कि सहलग्नता कहते हैं। क्या कहते हैं, सहलग्नता कहते हैं। ठीक है, हमारा 15 का आंसर हो जाएगा बी, सहलग्नता। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 16 कि लिंकेज की खोज या व्याख्या के लिए थॉमस हंट मॉर्गन ने मुख्यतः किस ऑर्गेनिज्म का प्रयोग किया। यानी टीएच मॉर्गन ने अपना काम किस ऑर्गेनिज्म पे किया था, तो आपको याद होगा फ्रूट फ्लाई या फिर बोलो फल मक्खी। क्या है, फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई या फिर जिसको वैज्ञानिक नाम क्या है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे टीएच मॉर्गन ने अपना काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लीट लिंकेज की स्थिति में ऑफ स्प्रिंग में क्या होगा, केवल पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलेगा, केवल रिकम्बिनेंट कॉम्बिनेशन मिलेगा, या फिर सभी कॉम्बिनेशन समान होते हैं, या फिर म्यूटेशन अनिवार्य है। इस चार ऑप्शन में से क्या होगा, जब कहीं भी कंप्लीट लिंकेज देखने को मिलेगा, जिस भी जीव में कंप्लीट लिंकेज है, उस स्थिति में जो संततियां बनेंगी, ऑफ स्प्रिंग बनेगा, वह केवल पेरेंटल कॉम्बिनेशन को लेके ही बनेगा। कैसे कॉम्बिनेशन को लेगा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन यानी कि जनकीय क्या क्या था कॉम्बिनेशन उसमें पाया जाएगा। जैसे जीन में जैसा पेरेंट में जेनेटिक कंपोजिशन होगा, वैसे ही वह जीन का कंपोजिशन शो करेगा। ठीक है, तो यह पेरेंटल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ज्यादा मिलेगा। कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट टाइप नहीं मिलेंगे, पेरेंटल कम मिलेंगे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा मिलेगा। तो 17 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रिकॉम्बिनेशन का प्रमुख कारण क्या है। रिकॉम्बिनेशन यानी कि पुनर्योजन का प्रमुख कारण क्या है, तो डीएनए रेप्लिकेशन, क्रॉसिंग ओवर, साइटोकाइनेसिस या ट्रांसलेशन। तो रिकॉम्बिनेशन का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, यानी कि क्रॉसिंग ओवर जो मियोसिस के दौरान हो रहा था। ठीक है, तो 18 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। इसको क्रॉसिंग ओवर को विनिमय भी कहते हैं ना, एक्सचेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, सेगमेंट का एक्सचेंज हो जाता है, जो हमने आपको डायग्राम के थ्रू बताया था, याद होगा। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन किसके कारण होता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। और हमने ये भी बात कही थी कि डीएनए में जितना भी वेरिएशन आता है, जितनी भी विविधताएं आती हैं जीव में, वह रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही होती है, जो क्रॉसिंग ओवर के दौरान होता है। इसके साथ साथ म्यूटेशन भी रोल प्ले करता है वेरिएशन में, विविधता लाने में। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट सवाल हो जाएगा कि दो जीन्स के बीच रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी 10% है, तो इसका अर्थ है कि वे लगभग, ठीक है, अगर देखो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी मतलब पुनर्योजन, ये क्या है, आवृत्ति। ठीक है, कितना रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, अगर 10% रिकॉम्बिनेशन है, इसका मतलब वह जीन एक दूसरे से कितने दूर होंगे, तो 10 सेंटीमॉर्गन दूर होंगे। क्या होगा ये, 10 सेंटीमॉर्गन। जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी, जितना फ्रिक्वेंसी होगा उतना ही उन दोनों जीन के बीच की दूरी भी होगी। और यहाँ पे सीएम का मतलब होता है सेंटीमॉर्गन। ठीक है, तो इसका आंसर 19 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। जीन मैपिंग में 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को सामान्यतः माना जाता है 1 बेस पेयर, 1 क्रोमोजोम, 1 सेंटीमॉर्गन या 1 जीन। ठीक है, जीन मैपिंग क्या थी, जिसमें बताया गया था कि जब टीएच मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और लिंकेज बताया, सहलग्नता बताया, तो उन्हीं के जो चेले थे, शिष्य थे, स्टेटवर्ट कुछ थे, नाम देखना, स्टेटवर्ट थे, उन्होंने क्या बताया, जीन की मैपिंग करी। ठीक है, जीन की मैपिंग कराई और उन्होंने बताया कि कौन सा जीन, उसके आधार पर बताया कि कौन सा जीन, हम किसी भी जीन के किसी क्रोमोसोम पे जीन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, उसके बीच की दूरी के आधार पर उसकी हम मैपिंग कर सकते हैं। उसी के आधार पर आगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी बना। तो यह मैपिंग जो होती है उसमें 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब उसमें जो दो जीन है उसके बीच में 1 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस होगा, उतना वो जीन एक दूसरे से दूर होगा। ठीक है, तो हमारा 20 का आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यदि दो जीन क्रोमोसोम पर बहुत पास स्थित हों तो उनके बीच क्या होगा,
रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी अधिक होगी, रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी कम होगी। रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी मतलब पुनर्योजन जो आवृत्ति है वह अधिक होगी, कम होगी, या फिर म्यूटेशन हमेशा होगी, या फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बढ़ेगा। तो जब दो जीन बहुत पास स्थित होंगे तो उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर बहुत कम होगा, इसलिए रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी भी बहुत कम होगी। ठीक है, बहुत पास होंगे तो बहुत रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी उनमें कम होगी। तो हमारा आंसर 21 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि निम्न में से किस स्थिति में पैरेंटल कॉम्बिनेशन की संख्या रिकम्बिनेंट कॉम्बिनेशन से अधिक होगी, यानी कौन ऐसी परिस्थिति होगी जिसमें जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन है वह ज्यादा बनेगा और रिकम्बिनेंट कॉम्बिनेशन कम बनेगा। तो यह क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिंकेज, स्ट्रॉन्ग लिंकेज, कंप्लीट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, म्यूटेशन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। स्ट्रॉन्ग लिंकेज मतलब एकदम से क्या कहें, बहुत मतलब उसमें ज्यादा सहलग्नता पाई जाएगी अगर जीन में जीन अगर एक दूसरे के ज्यादा पास होंगे, कंप्लीटली लिंक्ड होंगे, तो उनमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर कम होगा, जिसकी वजह से पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा बनेगा और रिकम्बिनेंट कम बनेंगे। तो जब स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगी तो होगा, उस कंडीशन में पैरेंटल कॉम्बिनेशन की संख्या रिकम्बिनेंट कॉम्बिनेशन से ज्यादा होगी। तो हमारा आंसर 22 का ए हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अधिकतम लगभग कितनी % हो सकती है। तो अगर आपको ध्यान होगा क्लास के दौरान तो हमने बताया था कि रिकम्बिनेशन जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि पुनर्योजन जो आवृत्ति होती है, वह किसी भी परिस्थिति में 50% से अधिक नहीं होगी, मैक्सिमम 50% ही यह हो सकती है, यानी कि जो वेरिएशन होगा वो 50% तक ही हो सकता है। ठीक है, तो 23 का हमारा आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर सवाल कि मॉर्गन द्वारा प्राप्त परिणाम मेंडल के किस नियम से डेविएशन को समझाने में सहायक थे। मेंडल ने कौन सा नियम दिया था जिसके विचलन के तौर पे हम मॉर्गन का जो सहलग्नता बताया गया था उस चीज को हम देखते हैं, उसके अपवाद के तौर पे लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अपविवन का नियम, या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। देखो मेंडल ने 3 ही लॉ दिए थे। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट क्या है, इसी का दूसरा नाम है। तो किसके अपवाद के रूप में मॉर्गन द्वारा दिया गया परिणाम हमको देखने को मिला था जी, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अपविवन नियम जो मेंडल के द्वारा दिया गया था, वही उसी का डेविएशन मॉर्गन द्वारा प्राप्त परिणाम था। ठीक है, तो 24 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 25 है कि मनुष्य में मेल का सेक्स क्रोमोसोम कंस्टिट्यूशन क्या है। मनुष्य में मेल का सेक्स क्रोमोसोम कंस्टिट्यूशन क्या है, यानी मेल में कौन सा सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, XX फीमेल में पा रहा था, यहाँ पे XY हमारा आंसर हो जाएगा। तो 25 का बी हो जाएगा। कितना देर हुआ सर, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25 का बी। ठीक है, तो इतना हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हम 2-4 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, बाकी नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखते हैं, मनुष्य में फीमेल द्वारा बनने वाले सभी ओवा में सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, यानी कि फीमेल में जितने भी अंडे बनते हैं उसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम होगा जी, हमने बताया था जो XX जो महिला में गुणसूत्र होता है और XY जो पुरुषों में गुणसूत्र होता है मानव जाति में। ठीक है, तो इससे जो गैमेट बनेगा दोनों गैमेट के अंदर X क्रोमोसोम ही रहेगा, जबकि मेल के द्वारा जो गैमेट बनेगा यानी कि स्पर्म बनेगा उसके अंदर दोनों प्रकार के क्या रहेंगे, X और Y क्रोमोसोम रहेंगे अलग अलग। तो यानी कि फीमेल के द्वारा सिर्फ एक ही प्रकार का यानी कि X क्रोमोसोम वाला ही क्या बनेगा, ओवा बनेगा, यानी कि मादा युग्मक कह ले, या और मेल में कितने प्रकार का बनेगा, 2 प्रकार का बनेगा। तो ये आपको मनुष्य में फीमेल द्वारा बनाने वाले सभी ओवा में सेक्स क्रोमोसोम पूछ रहा है, तो सभी ओवा में सेक्स क्रोमोसोम कैसे होंगे, X क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, तो 26 का ए हो जाएगा। इसके बाद से 27 नंबर सवाल है कि ह्यूमन मेल में स्पर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो स्पर्म कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के, एक X क्रोमोसोम को बियर करेंगे और दूसरा Y क्रोमोसोम को बियर करेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, X बियरिंग और Y बियरिंग, यानी कि X क्रोमोसोम को धारण करने वाला और Y क्रोमोसोम को धारण करने वाला। ठीक है, इसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में बच्चे का सेक्स यानी कि लिंग मुख्यतः किस पेरेंट के गैमेट द्वारा निर्धारित होता है। तो मनुष्य में
बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी, यह किस पेरेंट के द्वारा दिए गए युग्मक पर निर्भर करता है, तो फादर के द्वारा। किसमें? फादर के द्वारा, क्योंकि मदर के अंदर दो ही प्रकार के युग्मक एक ही प्रकार का युग्मक बन रहा है जिसके अंदर एक्स क्रोमोजोम ही रहेगा, और फादर जो है उनके अंदर जो स्पर्म बन रहे हैं उसमें से कुछ के अंदर एक्स क्रोमोजोम होते हैं, कुछ के अंदर वाई क्रोमोजोम होते हैं। अगर वाई क्रोमोजोम वाला फीमेल के ओवा से फ्यूज करता है तो एक्स वाई बनेगा, यानी कि लड़का बनेगा, लड़का बनेगा। अगर 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 एक्स क्रोमोजोम वाला इस एक्स क्रोमोजोम से फ्यूज करेगा तो एक्स एक्स यानी कि लड़की बनेगी। तो बच्चे का लिंग क्या होगा? वह लड़का होगा कि लड़की होगा? लड़की होगी। वह पेरेंट के, किस पेरेंट के? तो फादर के गैमेट के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो हमारा 28 का आंसर बी हो जाएगा। 29 देखेंगे कि ग्रास हुपर में सेक्स डिटर्मिनेशन का एक्स ओ टाइप पाया जाता है, इसमें मेल होता है। देखो एक्स ओ टाइप, जिसमें हमने देखा था कि इंसेक्ट्स में एक्स ओ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण पाया जा रहा था, तो इंसेक्ट में ग्रास ऊपर भी आता है, तो इसमें एक्स ओ का मतलब मेल था। क्या था? तो इसमें पूछा मेल होता है एक्स ओ, एक्स नॉट यानी कि एक ही एक्स क्रोमोजोम होता है, जबकि एक्स एक्स वाला क्या था? फीमेल थी। ठीक है, वैसे ही 30 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि बर्ड्स में फीमेल का सेक्स क्रोमोजोम कंस्टिट्यूशन सामान्यतः होता है। ठीक है, तो बर्ड्स में हमने क्या देखा था? इसमें देखा था कि अलग टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिला था, वहां क्रोमोजोम का नाम हमने जेड डब्ल्यू और जेड जेड रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे केस उल्टा देखने को मिलता है, जो फीमेल होती है वो हेट्रोजाइगस होती है, जबकि मेल होमोजाइगस होता है। इसमें क्या था? फीमेल होमोजाइगस थी, यानी कि होमोजाइगस यानी कि समयुग्मजी, जबकि मेल जो थे वह क्या थे? विषमयुग्मजी थे मनुष्य के केस में। यहाँ पे क्या हो जाता है? फीमेल क्या हो जाती है? वह यहाँ विषमयुग्मजी हो जाती है, जबकि उसका जो मेल होता है बर्ड्स में वह समयुग्मजी होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जेड डब्ल्यू हो जाएगा। बर्ड्स में फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? जेड डब्ल्यू। तो 30 का हमारा आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्ड्स में मेल सामान्यता होता है, तो जेड जेड हो जाएगा, अभी बताया मैंने। तो 31 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, जेड जेड। ठीक है, आगे और दो देख लेते हैं। ये 32 नंबर सवाल है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में पुरुषों में डिजीज अधिक दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? हमने बताया था जो बीमारी एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड होती है, संलग्न होती है, वह बीमारी पुरुषों में होने की संभावना ज्यादा होती है। इसका मेन कारण क्या था? क्योंकि पुरुषों में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं? नहीं, पुरुषों में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। वाई क्रोमोसोम बहुत बड़ा होता है, पुरुषों में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। तो ये कोई कारण नहीं बनता, हमारा आंसर हो जाएगा बी, कि पुरुषों में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, जिसकी वजह से एक्स लिंक्ड कोई भी डिसऑर्डर होता है रिसेसिव होता है। रिसेसिव के लिए क्या चाहिए? दोनों एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव चाहिए, अगर वो फीमेल है। लेकिन मेल के अंदर क्या होता है? एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर वह कोई जीन जो एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है, एक्स क्रोमोसोम के साथ ही आ रही है, तो इसके अंदर तो एक ही कॉपी है एक्स की, तो यह बचा नहीं पाएगा, और यह जो मेल होगा वह प्रभावित हो जाएगा एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर से। जबकि जो फीमेल होगी वह क्या हो जाएगी? रिसेसिव होने के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होने चाहिए। अगर इसके पास एक्स एक क्रोमोसोम प्रभावित हो तो यह कैरियर के रूप में काम करेगी, बीमारी को नहीं दिखाएगी। ठीक है, अगर इसको हम स्मॉल ए कह लें तो यह कैपिटल ए स्मॉल हो जाएगा। अगर स्मॉल ए कंडीशन आएगी तब यह महिला बीमारी शो करेगी, लेकिन जो पुरुष होगा स्मॉल ए, और क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो इसके साथ यही काफी होगा और वह बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि पुरुषों में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इस वजह से पुरुष एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के जल्दी शिकार हो जाते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया किस प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है? यानी कि जेनेटिक बीमारी किस प्रकार का है हीमोफीलिया? तो हमने बताया था यह एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है। किस प्रकार की बीमारी है जी? हीमोफीलिया, जिसमें क्या होता है कि एक बार चोट लग जाए, कहीं से ब्लीडिंग होने लगे, कहीं कट जाए तो ब्लीडिंग होए तो जल्दी रुकती नहीं है, इस बीमारी में ऐसा ही होता है। यह एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड अप्रभावी बीमारी है। तो 33 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। 35 तक करके छोड़ देते हैं, याद रहेगा आंकड़ा। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस सामान्यतः किस प्रकार इनहेरिट होती है?
तो कलर ब्लाइंडनेस के भी बारे में बताया था कि हमारे एनसीईआरटी बुक में जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है उसमें से 2 बीमारियां हैं, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। बाकी जो तीनों बीमारियां पढ़नी थी वो सब ऑटोजोम से लिंक थी, जिसमें फेनाइलकीटोन्यूरिया था और सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं, वो तो नहीं था, फेनाइलकीटोन्यूरिया था और क्या था जी, और कल हमने क्या पढ़ा था फेनाइलकीटोन्यूरिया के साथ साथ, ध्यान नहीं आ रहा। 3 बीमारियां जो थी उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोजोम से लिंक्ड है, जबकि 2 बीमारियां जो है वो सेक्स क्रोमोजोम से लिंक्ड है। उसमें कौन सी क्रोमोजोम, एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना कि कलर ब्लाइंडनेस और एक्स ये जो हीमोफीलिया है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, 34 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। यदि कलर ब्लाइंड मेल की शादी, ये भी सुनो, 35 नंबर सवाल कह रहा है, यदि कलर ब्लाइंड मेल की शादी नॉर्मल होमोजाइगस फीमेल से हो तो उनकी बेटियां होंगी, तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि सभी कलर ब्लाइंड हो, सभी कैरियर हो, सभी नॉर्मल नन कैरियर हो, या फिर आधी कलर ब्लाइंड हो। पूछ रहा है कि अगर कोई पुरुष है इसमें, अगर कोई पुरुष है जो क्या है, कलर ब्लाइंड बीमारी से ग्रसित है, कलर ब्लाइंड बीमारी से ग्रसित है, यानी कि ये वाली कंडीशन है, यह कलर ब्लाइंड का, क्योंकि यह रिसेसिव है और एक्स लिंक्ड है, तो यह एक, क्योंकि एक्स कॉपी एक ही है, एक्स का एक ही कॉपी है, तो यह बीमारी से ग्रसित होगा। इसकी अगर शादी फीमेल से होती है जो नॉर्मल है, तो इनकी जब क्रॉसिंग होगी, यानी कि ये जब इनके जब बच्चे होंगे, तो क्या संभावना है कि उनकी जो लड़कियां बनेंगी उसमें कलर ब्लाइंड जाने की संभावना पूछ रहा है। तो इसमें 2 प्रकार का गैमेट बनेगा, एक अपने साथ बीमारी को लेके आएगा गैमेट और दूसरा बनेगा वाई। ठीक है, इसमें दोनों एक्स एक्स गैमेट बनेंगे। तो देखो इससे सॉरी एक मिनट, इसमें अगर इसकी क्रॉसिंग कराएंगे, ये एक्स, ये मेल के अंदर जो बन रहा है वह फीमेल गैमेट से फ्यूज होगा, तो कॉम्बिनेशन हमारा क्या बनेगा, एक्स ए और एक्स, यानी और ये जब बनेगी इससे मिलेगा ये, तो एक्स ए एक्स। ठीक है, ये लड़का हुआ तो क्या होगा, एक्स और वाई। ठीक है, यह एक्स और वाई। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, जो भी महिला रहेगी, महिला को यानी कि जो लड़की बनती है उसको एक्स क्रोमोसोम कहाँ से मिलता है, अपने पापा से मिलता है। तो पापा तो डिफेक्टिव हैं इसके, तो वह लेके आएंगे डिफेक्टिव, क्या देंगे, गुणसूत्र ही देंगे जो कलर ब्लाइंड के लिए हो। लेकिन यहाँ पे एक कॉपी एक्स्ट्रा इसको मम्मी से जो एक्स क्रोमोसोम मिला है वह इसको बचा लेगा और यह बीमारी से बच जाएगी, लेकिन वाहक के रूप में कार्य करेगी। क्या करेगी, वाहक बन जाएगी, बीमारी तो नहीं होगा लेकिन वाहक बन जाएगी। तो वही पूछ रहा है कि जितने भी एक्स एक्स है, एक एक्स एक्स और ये दूसरा एक्स एक्स, यानी कि 2 लड़के और 2 लड़कियां उस पेरेंट के बनेंगे, जिसमें से लड़कियां जो बनेंगी वह दोनों की दोनों क्या होंगी, कैरियर होंगी। यानी कि जितनी भी लड़कियां बनेंगी, ऐसे जोड़े की जितनी भी लड़कियां पैदा होंगी वो सभी के सभी कैरियर होंगी, यानी कि वाहक का कार्य करेंगी और कलर ब्लाइंड वाला जीन अपने साथ वह लेके रहेंगी। ठीक है, वाहक यानी कि एक कॉपी उसकी रहे जो कैरियर के रूप में काम करे। ठीक है, तो इस तरीके से 35 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, सभी कैरियर्स होंगे। ठीक है, सभी जो महिला लड़की पैदा होगी वह कैरियर्स कहलाएगी, यानी कि वाहक कहलाएगी। तो इसके साथ ही आज हमने 35 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम और क्वेश्चन सॉल्व करने का देखेंगे और देखते हैं, अगर समय मिला नेक्स्ट डे तो हम नेक्स्ट यूनिट को भी शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप जितना हमने क्लासेस कराई हैं उसको देखिए, रिवाइज करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी जो क्लासेस आपकी बाकी रह गई हैं उसको देखते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।